नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारे मंच पर। हम डिस्कस कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था एलिट्रेशन, कंसोनेंस, एसोनेंस के बाद, है ना, हमने एनाफोरा वगैरह डिस्कस किया। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कंसीट। व्हाट इज कंसीट? कंसीट क्या है? कंसीट एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि यूज की जाती थी पेट्राकन सोनेट में। स्टार्टिंग में पेट्राकन सोनेट में को यूज किया जाता था और वो लव सोनेट्स हुआ करते थे। वहाँ क्या होता था कि कंपैरिजन किया जाता था। कंपैरिजन थोड़ा सा डिसडेनफुल होता था, थोड़ा सा टू वास्टली डिफरेंट थिंग्स के बीच में वो कंपैरिजन करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो पेट्राकन सोनेट्स थे या पेट्राकन जो कंसीट था, वहां पर कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता था उन कंपैरिजन। ठीक है, कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता था उसके कंपैरिजन। तो क्या हुआ, 16th और 17th सेंचुरी में जब जॉन डन वगैरह आए, सैमुअल जॉनसन वगैरह आए, तो इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री लिखना चालू किया। आपने भी सुना होगा टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री। और मेटाफिजिकल स्कूल जिसमें तीन चार राइटर हैं, उनमें एक जॉन डन भी शामिल है। तो जॉन डन को मेटाफिजिकल जो पोइट्री है या मेटाफिजिकल जो स्कूल है उसका फाउंडर कहा जाता है। उन्होंने जो यूज किया अपनी पोइट्री में वो सोनेट्स नहीं थे, जबकि पेट्राकन जो सोनेट्स थे या पेट्राकन जो कंसीट था वो केवल इस तक लिमिटेड था, वो लव सॉन्ग्स तक लिमिटेड। वहाँ पर केवल अपनी जो बिलव्ड है उसको एग्जागरेट किया जाता था। अपनी जो बिलव्ड थी, तो इससे जो पोइट है अपना लव एक्सप्रेस कर रहा होता है, कहने का मतलब, तो उसकी ब्यूटी को जो है प्रेज किया जाता था, इधर उधर के कंपैरिजंस किए जाते थे। लेकिन मेटाफिजिकल कंसीट जब आया तो जॉन डन ने, जैसे हमें एक पोइम पढ़ी होगी द फ्ली, हमने एमए में पढ़ी होगी, नहीं किया एमए तो आप देखना एक बार। द फ्ली है, वैलेडिक्शन है, द सनी राइजिंग है, इस तरह से काफ़ी सारी पोइम है जॉन डन की। पोएम्स में मेटाफिजिकल कंसीट को दिखाया गया है और वहाँ पर जो कंपैरिजन है वो फार फेज्ड टू इमेजेस में होकर भी देयर इज सम लॉजिकल सेंस। बिल्कुल वहाँ पर एक लॉजिकल सेंस दिखाया गया है, इसलिए उसको मेटाफिजिकल जो है कंसीट कहा गया है। और स्टार्टिंग वाला जो कंसीट था वो कौन सा था? पेट्राकन कंसीट था। कौन सा कंसीट था? पेट्राकन कंसीट था। तो इस तरह से हम कंसीट को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। कंसीट का मतलब होता है अ कंपैरिजन और एक्सटेंडेड मेटाफर which is used to make it is used to make
some connection, between two this is similar or different things. इसी चीज को हम क्या कहते हैं? कंसीट कहते हैं। इसी चीज को क्या कहेंगे हम? कंसीट। एक्सटेंडेड मेटाफर या कंपैरिजन विच इज यूज्ड टू मेक सम कनेक्शन, जो कि उन दो डिफरेंट चीजों के बीच में कोई कनेक्शन बनाने के लिए यूज किया जाता है। और वो जो दो चीजें हैं वो कैसी है? डिसिमिलर है और डिफरेंट है, यानी आपस में देयर इज नो लॉजिकल मैच बिटवीन देम। Until then, the conceit was called Petrarchan conceit. And for now, आजकल के राइटर्स और 17th सेंचुरी मोस्टली 17वीं शताब्दी के जो राइटर्स थे, मेटाफिजिकल कंसीट, मेटाफिजिकल पोइट्री पर काफ़ी काम किया। असली देखा जाए तो कंसीट को जो पॉपुलराइज है और कंसीट का जो रियल यूज़ है, एक्चुअल यूज़ है, वो मेटाफिजिकल जो राइटर्स थे या मेटाफिजिकल पोइट्री थी उसमें हुआ। ठीक, तो थोड़ा सा लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं कंसीट को लेकर। एक बात, एक कंपैरिजन कंसीट कब बनता है? अ कंपैरिजन टर्न्स इनटू कंसीट। एक कंपैरिजन कंसीट में कब बदलता है? व्हेन द राइटर और पोएट मेक्स अस एडमिट दैट, हमें मजबूर करता है यह स्वीकारने के लिए दैट there is some logical relation or connection between two objects। तब जाके जो एक नॉर्मल कंपैरिजन है वो किस में बदल जाता है? कंसीट में बदल जाता है, जो कि वास्तव में एक्चुअल में देखा जाए तो इम्पॉसिबल सा लगता है। ठीक है, जो कि हमें स्टार्टिंग में कैसा लगता है? बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन फिर भी उसको क्या कर दिया जाता है? कंसीट में टर्न कर दिया जाता है। कैसे? दो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं बिल्कुल बिल्कुल वास्टली डिफरेंट है, यानी कोई वास्तव में देखा जाए, एक्चुअल में देखा जाए तो कोई कनेक्शन बन ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी राइटर हमें किसी लॉजिकल तरीके से एडमिट करवाने की कोशिश करता है, तब जाकर वो कंपैरिजन कंसीट बन जाता है। तब जाके वो कंपैरिजन क्या बन जाता है? कंसीट बन जाता है। चलो एक बार इसको लिखो, अब एग्जाम्पल से समझेंगे थोड़ा सा कंसीट, फिर हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल की तरफ। पेट्रार्कन कंसीट क्या होता है और मेटाफिजिकल कंसीट क्या होता है।
ठीक है, जैसे यू आर अ स्नेल, यू आर अ स्नेल। स्नेल मतलब क्या होता है? घोंगा, घोंगा। का कहने का क्या मतलब है कि तुम उतने स्लो हो जितना कि एक घोंगा होता है, बहुत ज़्यादा स्लो। लेकिन जब आप किसी घोंगे को देखेंगे चलता हुआ, और एक नॉर्मल व्यक्ति चाहे कितना स्लो चले उससे तो तेज ही चलेगा, सिंपल सी बात। और डेली लाइफ की एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे माय लाइफ इज लाइक लूडो। मेरी लाइफ कैसी है? लूडो जैसी है। अब लूडो तो एक गेम है, क्या लूडो की जैसी लाइफ हो सकती है? मतलब सिमिली और मेटाफर से, सिमिली और मेटाफर, सिमिली और मेटाफर में तो चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, कंपैरिजन दिख सकता है। जैसे शी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, वह चांद जितनी सुंदर है। ये तो थोड़ा सा हाइपरबली टाइप्स हो गया है ना, ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। हम ऐसा बोल सकते हैं, शी इज लाइक अ बटरफ्लाई, शी इज लाइक अ बटरफ्लाई, तो एक बटरफ्लाई जैसी, वो भी सिमिली है। सिमिली और मेटाफर से ही तो कंपैरिजन होता है। लेकिन जब दो ऐसी डिफरेंट चीजें हो जिनमें वास्तव में देखा जाए तो कोई कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, और फिर भी आपको सामने वाला समझाना चाहता है, तो फिर वो क्या है? कंसीट है। जैसे इसका क्या मतलब निकलेगा? यू आर एज स्लो एज अ स्नेल, माई लाइफ इज लाइक लूडो, माई लाइफ इज लाइक लूडो, या माई लाइफ इज लाइक अ फ्री ऑनलाइन गेम। मेरी लाइफ कैसी बन गई है? फ्री ऑनलाइन गेम जैसी बन गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंसीट को थोड़ा सा समझ सकते हैं। सॉरी। अब कंसीट को हम समझते हैं दो टाइप से, इसको समझ लेते हैं कि कंसीट में कितने तरीके की चीजें हैं। एक होता है पेट्राकन कंसीट, पेट्राकन कंसीट। एक है पेट्राकन कंसीट और एक है मेटाफिजिकल कंसीट। मेटाफिजिकल कंसीट, दो टाइप के कंसीट। दोनों में फर्क क्या है? बस इतना सा समझ लो, दोनों में एक चीज का फर्क है, there is no logical, there is no logical sense of comparison or in comparison। और ये है लिमिटेड टू, ये है लिमिटेड टू लव पोएम, यानी सोनेट्स। ठीक है, तो ये हो गया पेट्रार्कन सोनेट्स। जबकि यहां पर क्या है? देयर इज अ साइंटिफिक लॉजिक ऑफ कंपैरिजन और इन कंपैरिजन। बिल्कुल एक साइंटिफिक लॉजिक दिया जाएगा, इसके दो तीन एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जॉन डन की पोएम के। साइंटिफिक लॉजिक बिल्कुल दिया जाएगा कि किस तरीके से ये कंपेयर हो रहा है। देयर इज अ साइंटिफिक लॉजिक इन कंपैरिजन।
नॉट लिमिटेड टू सोनेट्स, सोनेट्स तक ही ये लिमिटेड नहीं है। दोनों में फार फेच्ड इमेजेस हैं, दोनों में वास्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, बस फर्क क्या है, इस चीज का फर्क है। हम एक्चुअल बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ सकते हैं, बाकी किताबी ज्ञान आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत से ज़्यादा। ठीक, एग्जाम्पल नॉन डन के एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ। इफ दे बी टू, दे आर टू एज if they be two, they are two as if twin compasses are two. यहाँ पर बात की गई है कंपास की। कंपास को आपने देखा होगा, उसमें एक फुट तो फिक्स्ड होता है, एक जो फुट है वो मूविंग होता है, वो थोड़ा सा हिलता डुलता रहता है, वो मूव करता रहता है। They stole the fixed foot। तुम्हारी जो सोल है वो कैसी है, तुम्हारी जो आत्मा है कैसी है, फिक्स्ड फूट है, यानी उसकी जो लवर है, उसकी जो बिलवड है, उसकी जो सोल है, तो क्या बोला है, फिक्स्ड फूट बोला है। मैक्स नो शो, क्योंकि कोई भी हमें शो यानी कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाती है, मेक्स नो शो। लेकिन मूव कौन करता है, जो दूसरा फुट है वो मूव करता है। कौन सा फुट मूव करता है, दूसरा फुट। टू मूव बट डॉथ टू मूव बट डॉथ दी अदर टू। लेकिन कौन सा वाला मूव करता है, अदर वाला, जो दूसरा है वो मूव करता है। एक कंपास आपने देखा होगा, यहाँ पर किसमें कंपैरिजन दिखाया गया है, कंपास की बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है, कंपास की बात की जा रही है, कंपास की बात की जा रही है। कंपास में दो फुट होते हैं, एक तो फिक्स्ड फुट होता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, जॉन डन की पोएम है वैलेडिक्शन।
वैलेडिक्शन, जॉन डन वैलेडिक्शन पोएम में कहते हैं कि इफ दे बी टू, दे आर टू, तो स्टिफ एज, तो स्टिफ एज आएगा ये, तो स्टिफ एज, तो स्टिफ एज, तो स्टिफ एज। जैसे आपने कंपास में देखा होगा, जो कंपास की टू लेग्स हैं, या सॉरी जो बोथ लेग्स हैं, वो एक पॉइंट पर क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक पॉइंट पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे कि वो पोएट जॉन डन और उसके बिलव्ड एक दूसरे से जुड़े हुए है ना, डिस्टेंस डजेंट मैटर। अब क्या है, एक उसमें मूविंग है फुट और एक क्या है बिल्कुल फिक्स्ड। तो फिक्स्ड जो फुट है वो कौन है, वो है जॉन जॉन डन की जो बिलव्ड है वो। और जॉन डन क्या है, जा रहा है वहां से, उसको छोड़कर जा रहा था। तो जॉन डन एग्जाम्पल दे रहा है कि भाई जैसे कंपास में दो सुइयां होती है, एक तो बिल्कुल फिक्स्ड है, अपनी जगह फिक्स रहती है, यानी जैसे तुम हो, तुम जो है फिक्स रहोगी, है ना, और दूसरा जो फुट है वो मूविंग होता है, वो हिलता डुलता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी लेग्स हैं वो कहीं पर जाकर किसी पॉइंट पर जाकर क्या है, जुड़ी हुई है, किसी पॉइंट पर जाकर क्या है, जुड़ी हुई है, पॉइंट पर जाकर क्या है, जुड़ी हुई है, किसी पॉइंट पर जाकर क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है, यहां पर क्या है, वो बिल्कुल जॉइंट है, जॉइंट है। ठीक है, ऐसा बता रहा है, कौन बता रहा है, जॉन डन बता रहा है अपनी बिलव्ड को। लिखो, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं हम फ्ली का। द फ्ली भी पोएम है जॉन डन की। एक बात, एक और ले लेते हैं, जॉन डन द फ्ली, क्या पोएम है, द फ्ली। इस पोएम में क्या कर रहा है इसमें एक स्टेंजा है, इसमें जॉन डन कह रहा है कि भाई एक फ्ली है, मक्खी है ना, मक्खी ने क्या किया, उन दोनों पर वो बैठ गई, उन दोनों का ब्लड जो है तक किया, चूस लिया। अब जॉन डन कह रहा है, अब क्या है, जॉन डन की जो बिलव्ड थी, जो वाइफ थी बिफोर मैरिज, जो है सेक्सुअल जो एक्टिविटी है परफॉर्म करने से, यानी सेक्स करने से मना कर रही थी। तो जॉन डन बेड पर थे, दोनों बेड पर थे, फिजिकल होने से, इंटीमेट होने से जो है मना कर रही थी वो। तो जॉन डन ने कहा, पर एग्जाम्पल आया, जैसे ये मक्खी है, इस मक्खी ने हम दोनों को, दोनों का जो ब्लड है वो ले लिया है, चूस लिया है, सक किया है, और हम दोनों का जो ब्लड है वो अब मिक्स हो गया है, हम दोनों का जो ब्लड है वो मिक्स हो गया है। हाँ, अब हम दोनों ने तीसरी लाइफ भी है, यानी तीन लाइफ हो गई है, मेरी तुम्हारी, और हम दोनों का ब्लड मिक्स होकर जो अब प्रोडक्शन होगा वो मक्खी के अंदर है। ऐसा ही तो होता है, जब सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो दोनों का, यानी गर्ल और बॉय, मेल और फीमेल का जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं जाकर मिक्स होता है, उससे ही प्रोडक्शन होता है। और वही जो है, अगर सोसाइटी के बेसिस पर बात करूँ तो वही क्या है, वही मैरिज एक्ट है, वही मैरिज एक्ट है, उसको मैरिज बोलते हैं, है ना। हमारी सोसाइटी में ऐसा ही माना जाता है कि यार जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो आफ्टर मैरिज परफॉर्म की जानी चाहिए, है ना। लेकिन आजकल तो मॉडर्न जमाना आ गया, आजकल तो पता नहीं भाई, है ना तो ठीक है, अपनी अपनी चीज़ें हैं, समय है, टाइम है,
कोई बात नहीं करूँगा मैं बात करूँगा फ्ली पर, है ना। तो फ्ली में जॉन डन ऐसे अपनी बिलव्ड को एहसास दिला रहा है कि भाई जब इस फ्ली में हमारा जो बिलव्ड है मिक्स, हमारा जो लव है, ब्लड है, वो मिक्स हो गया है, इसका मतलब हमारी शादी हो गई है। तो नाउ वी कैन परफॉर्म दिस एक्ट, वी कैन परफॉर्म दिस सेक्सुअल एक्टिविटी। अब हमारी शादी हो गई, वी आर मैरिड नाउ। ये समझाने की कोशिश कर रहा है कौन? जॉन डन कोशिश कर रहा है अपनी बिलव्ड को समझाने। ओ स्टे, 3 lives in one flea spare। ओ स्टे, 3 lives in one flea spare। ओ स्टे, ओ रुको। 3 lives in one flea spare। one flea spare। where we almost, जहां पर हम दोनों लगभग मैरिड हैं भाई, जहां पर हम दोनों क्या हैं? मैरिड हैं। जहां पर हम दोनों क्या है? मैरिड हैं। where we almost you more than married are। this flea is you and I। क्या बोल रहा है? जॉन डन बोल रहा है कि भाई दिस फ्ली, ये जो मक्खी है, इज यू एंड आई, यू एंड आई, एंड दिस, एंड दिस इशारा कर रहा है, एंड दिस आवर मैरिज बेड, और ये हमारा मैरिज बेड है। मैरिज टेम्पल, मैरिज टेम्पल इज, और मैरिज टेम्पल भी है, मैरिज टेम्पल भी, मैरिज, मैं था मैरिड लिख दिया, मैरिज टेम्पल, मैरिज टेम्पल इज। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब आपने देखा होगा कि अगर मैं डायरेक्टली ऐसे बोल दूं, एक तो मैं डायरेक्टली ऐसे बोल दूं कि यार यू आर अ मून, या यू आर द मून, या यू आर लाइक अ मून, ठीक, या किसी भी चीज की रोशनी उनके समान है, तो क्या लगेगा यार इतनी ज्यादा नहीं है ना, तो वो एक नॉर्मल कंसीट हो जाएगा, लॉजिक नहीं है उस चीज में। लेकिन जॉन डन की फ्ली में देखो लॉजिक है, जैसे बिल्कुल लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद ही प्रोडक्शन होता है, दोनों का ब्लड मिक्स हो जाता है, उसी को मैरिज एक्ट मानते हैं सोसाइटी में। ऐसा ही बोल रहा है अपनी बिलव्ड को। इसी को बोलेंगे मेटाफिजिकल कंसीट। क्या बोलेंगे? मेटाफिजिकल कंसीट बोलेंगे, मेटाफिजिकल कंसीट बोलेंगे। ठीक है, बड़ा हो गया थोड़ा सा, बड़ा क्या हो गया, लेकिन ठीक है, इंपॉर्टेंट था, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको क्या बात है इसमें, क्या चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइपरबली। इसके तरह तरह के उच्चारण हैं।
सीधा सीधा इसका मतलब है कि एग्जागरेशन, बड़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, इतना बड़ा चढ़ाकर कहना कि मतलब एक बार तो सामने वाला सोचे यार क्या है ये, हाँ क्या है ये, उस तरीके से उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, उसको बोलेंगे हाइपर बली या हाइपरबली, बली। एक बात, सिंपल है ये, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which deliberate यानी जानबूझकर, willing, deliberate exaggeration is a seen to see या to create heightened effect, heightened effect मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचाने के लिए कि सामने वाले का पूरा जो अटेंशन है इस पर आ जाए कि यार क्या है, क्या बात बोली, उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपरबली बोलेंगे। ठीक है, एग्जैगरेशन किसी भी चीज का हद से ज्यादा क्या कहलाएगा? हाइपरबली कहलाएगा। बस सिंपल सी डेफिनेशन इसकी। ठीक है, जैसे सनी राइजिंग में का बेस्ट एग्जांपल है सनी राइजिंग। सनी राइजिंग में जॉन डन ने बोला था अपनी बिलव्ड को लेकर कि ज़्यादा है, ठीक है? वो है हाइपरबली। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं, आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ हॉर्स। भाई मैं इतना भूखा हूं मैं घोड़े को खा जाऊं। अरे यार दादा रुक जा यार, मरेगा क्या? सामने वाला सुनते ही ये बोलेगे भाई मरेगा क्या, रुक जा यार। है, इतना भूखा है पूरे घोड़े को खा जाएगा, वो वाली बात है। ऐसा हो नहीं सकता है, सिंपल सी बात है, नॉट पॉसिबल ना, ये चीज पॉसिबल नहीं। बस ठीक है, एक हाइटेंड इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर उस चीज को कहने के लिए आप कोई भी बात उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई सोर्स नहीं है या कोई ऑथेंटिक लॉजिक नहीं है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? हाइपरबली बोलेंगे। ठीक है, हाइपरबली। ठीक बात। फेमस एग्जांपल्स हेडिंग डाल लें। सोनेट 147,
शेक्सपियर। फुल ऑफ एग्जैगरेशन, भरा पड़ा है। जैसे विलियम शेक्सपियर बोलता है स्टार्टिंग में ही, पोएम की शुरुआत में ही एक लाइन लिखता है, माई लव इज एज अ फीवर। मेरा प्यार, क्या बोलता है इस पोएम में शेक्सपियर, क्या बोलता है, अपने प्यार को इतना बड़ा चढ़ाकर बताता है, अपने प्यार को एक बीमारी बताता है जिसको कोई क्योर नहीं कर सकता, जिसका कोई इलाज नहीं है, इस तरह से बताता है। ठीक है, अपनी बिलवड को इतना ब्राइट बताता है, ठीक है, कि मतलब इतना एग्जैगरेट करता है कि सामने वाला सोचेगा कि यार क्या है, क्या वास्तव में ऐसा है। स्टार्ट ही लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन क्या है, माई लव इज एज अ फीवर, माई लव इज एज अ फीवर, लॉन्गिंग स्टिल, माई लव इज नहीं लिखा क्या मैंने, माई लव इज एज अ फीवर, मेरा प्यार भाई एक बुखार है, लॉन्गिंग स्टिल, अभी भी इच्छा रखता है, माई लव इज एज अ फीवर लॉन्गिंग स्टिल फॉर दैट विच लॉन्गर नर्सथ द डिजीज, फॉर दैट विच, फॉर दैट which longer nurseth the disease। लिखो, एक जॉन डन का ले लेते हैं, सनी राइजिंग का, जॉन डन, द सनी राइजिंग, द सनी, द सनी राइजिंग। बहुत शानदार है, वो बोलता है शी इज ऑल स्टेट, शी इज ऑल स्टेट्स एंड she is all states and princess I, princess I। क्या बोलता है भाई अपनी बिलव्ड के बारे में, जॉन डन क्या बोल रहा है, शी इज ऑल स्टेट्स एंड प्रिंसेस आई, शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई, शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई। यहाँ पर जो सन है वो क्या कर रहा है,
जो पोएट का बेडरूम है जहाँ पर वो स्टार्टिंग मॉर्निंग का सीन है, लव मेकिंग चल रही है, उनको डिस्टर्ब करता है, धूप आती है, अचानक उठता है, डिस्टर्बेंस होता है उनके लव मेकिंग के बीच में। तो जॉन डन जो है शुरुआत करता है पोइम की, यू बिजी अनरूली, ऐसा रिव्यू करता है सन को। तो शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आए। क्या ऐसा हो सकता है? कोई लड़की इतनी सुंदर हो सकती है क्या? कैसा हो सकता है? नथिंग, नथिंग एल्स इज, यहाँ से ये लाइन एंड होती है। नथिंग एल्स इज, यहाँ से ये लाइन एंड होती है। ठीक बात है। इस तरीके से हाइपरबोली बोल सकते हैं हम। सिंपल टोन में ले लो। आई हैव टोल्ड यू नॉट टू डू दिस। आई हैव टोल्ड यू नॉट टू डू दिस अ मिलियन टाइम्स। अपने घर वाले नहीं बोलते 1000 बार तुझे बोल दिया ये काम नहीं करना। 1000 बार कब बोला यार? 10-20 बार बोला होगा। 1000 बार कोई चीज बोल सकता है कोई? वो वाली बात है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। यह है आपका हाइपरबोली हो सकता है। There is 1000 holes in your shoes। कैसा हो सकता है? 2-4 होंगे, 5 होंगे। हमने वाले ने क्या बोल दिया भाई? हजारों हैं। इस तरीके की चीजें क्या है? हाइपरबोली है। किसी लड़की को आप बोलो यार डू नॉट क्राई, योर टीयर्स में कॉज फ्लड, है। किसी को बोलो अरे रो मतो बाबू, प्लीज डोंट क्राई, तुम रोगे तुम्हारे आंसुओं से बाढ़ आ जाएगी। अरे भाई ऐसा हो सकता है क्या? ये चीजें हाइपरबोली। क्लियर हो गया होगा? अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और लिटरेरी टर्म्स पर और फिगर्स ऑफ स्पीच पर चर्चा करेंगे। 1-2 क्लास और है, इस पर भी खत्म हो जाएगा। फिर जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी आए हुए हैं उन पर हम बात करेंगे। अभी हाइपरबोली अपना आया हुआ है, एंटीथेसिस मैंने पढ़ा है वो आया हुआ है, आप देखना पुराने पेपर। ठीक है ना? मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपके एग्जाम में भी मिले और आपको सारी चीज़ क्लियर भी हो, डेफिनेशन भी क्लियर हो। डेफिनेशन भी पूछ ली गई है काफ़ी बार, तो डेफिनेशन वाले पार्ट पे भी ध्यान देंगे। साथ ही साथ फेमस एग्जाम्पल्स मैं तो लिखवा रही हूँ, साथ ही साथ और भी लिटरेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सारे आप भी, आपको पता है मैं यहाँ पर नहीं लिख पा सकता हूँ। सारे लिखाऊंगा तो फिर तो 400-500 घंटे में हम इसको कवर कर पाएंगे पूरी चीज़, है ना? इसलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्यार बरकरार रखिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।